गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? मस्त हैं? चलिए, मस्त रहिए, बढ़िया रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है बेटा जी। चलिए, देखिए, अब तक हम लोग चला रहे थे 10th क्लास की साइंस और 12th क्लास की फिजिक्स। दो क्लासेस डेली हम लोग कर रहे थे और उसको कंटिन्यू आगे बढ़ा रहे थे। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे, सर जी मैथ रह रहा है, मैथ रह रहा है, सर जी मैथ करा दीजिए, मैथ करा दीजिए। कुछ बच्चे केमिस्ट्री केमिस्ट्री भी चिल्ला रहे थे, परंतु थोड़ी सी परेशानियां हैं जिसकी वजह से सारे के सारे सब्जेक्ट तो नहीं चला सकते। परंतु मैथ आज आप लोगों का मैं स्टार्ट करा देता हूँ। ठीक है। मैथ में बच्चों के ये भी कमेंट आ रहे थे कि सर जी चैप्टर 5 से स्टार्ट कराइएगा। वहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, एक बार 5 से स्टार्ट कराएंगे, एंड कर देंगे, फिर शुरुआत से 5 तक खत्म करा देंगे, 4 तक। तो बच्चों की इच्छा अनुसार मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर 5, और चैप्टर 5 का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कौन सा है? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संततता तथा अवकलनीयता। क्या बोलते हैं? संततता तथा अवकलनीयता। ठीक है। चलिए, तो इस अध्याय के बारे में जब हम बात करते हैं तो इस अध्याय में होता क्या है? इस अध्याय में हम देखते हैं कि जो व्यंजक, जो फलन आपको दे रखे हैं, जो फलन आपको दे रखे हैं वो कंटिन्यूअस है अथवा नहीं है, अवकलनीय है अथवा नहीं। तो देखिए, संततता के लिए सीधी सी एक बात है कि अगर मैं कंटिन्यूअस चलता रहूं चलता रहूं चलता रहूं, कोई भी काम करता रहूं करता रहूं करता रहूं, बीच में गैप ना दूं, तो उसे क्या बोलेंगे? संततता बोलेंगे, कंटिन्यूटी बोलेंगे। ठीक है। जैसे मान लो आपके पास कोई ग्राफ है, इस प्रकार से मैंने कहा कि मेरे पास एक ग्राफ है और वो ग्राफ इस प्रकार से चल रहा है। कहीं पे बीच में टूट रहा है क्या? नहीं टूट रहा। बीच में कहीं पे टूट रहा है क्या? नहीं टूट रहा। इसका मतलब ये क्या है? कंटिन्यूअस फलन है। कैसा है? कंटिन्यूअस फलन है। जैसे मैं आप लोगों से कह दूं, मैं क्या कह दूं आप लोगों से? मैं आप लोगों से इस प्रकार से कह दूं कि मेरे पास एक ग्राफ है, ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, और इस प्रकार से चल रहा है, इस प्रकार से, इस प्रकार से ग्राफ चल रहा है। क्या कहीं पर टूट रहा है? क्या ग्राफ कहीं पर टूट रहा है? नहीं टूट रहा है। इसका मतलब प्रत्येक बिंदु पर ये क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा, सतत होगा। आ रही है बात समझ में? जैसे मैं आप लोगों से कह दूं, अच्छा ये काय का ग्राफ है? सभी जानते हैं ये ग्राफ है साहब साइन एक्स का। काय का? साइन एक्स का। अभी जो बताया था y बराबर एम एक्स प्लस सी, सरल रेखा का ग्राफ था। मैं इसी ग्राफ को अगर इस प्रकार से कर देता, मैं इसी ग्राफ को अगर इस प्रकार से कर देता, तो ये जो ग्राफ बन के आता y बराबर cos x का ग्राफ होता। क्या ये कहीं पर टूट रहा है? कहीं पे खत्म हो रहा है? ना जी। इसका मतलब ये फलन भी कैसा है? संतत है। कैसा है बेटा जी? संतत फलन। तो संततता से हमें एक चीज समझ में आ रही है, जो कंटिन्यूअस चलता रहे, जो कंटिन्यूअस चलता रहे, वो फलन कैसे होते हैं? संतत यानी कंटिन्यूअस फलन हो। कैसे होते हैं? संतत यानी के कंटिन्यूअस फलन हो। हरी आवाज समझ में क्लियर है? चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे संततता और अवकलनीयता पे। तो शुरुआत हम कहां से करेंगे? हम शुरुआत करेंगे कैसे? संततता से। क्लियर है? चलिए, तो अपना पहला ही जो टॉपिक होगा वो कौन सा होगा? संततता होगा। क्या होगा बेटा जी? संततता या सांतत्यता। क्या हो जाएगा? अपनी पहली जो हेडिंग होगी वो होगी संततता, संततता, या फिर इसी को बोलते हैं सांतत्यता। सांतत्यता इंग्लिश में क्या बोल देते हैं इसको? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी। तो अगर मैं बात कर लूं बेटा की कंटिन्यूटी की, अगर मैं बात करूं तो कंटिन्यूटी को मैं किस प्रकार से कह सकता हूं कि वे फलन जो बिना टूटे एक समान रूप से चलते रहते हैं क्या कहलाते हैं? संतत फलन कहलाते हैं। कौन से फलन कहलाते हैं बेटा जी?
संतत फलन कहलाते हैं। तो मैं कहूंगा, मैं क्या कहूंगा यहाँ पे, मैं कहूंगा वे फलन जो बिना रुकावट के, बिना रुकावट के सीधे चलते रहते हैं। सीधे शब्द सही नहीं होगा, बिना रुकावट के चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा, संतत फलन कहलाते हैं। संतत फलन, फलन कहलाते हैं, कहलाते हैं। अब सर जी ये थोड़ी पूछेगा हमें डेफिनेशन, भाई 12th बोर्ड में हमें डेफिनेशन थोड़ी पूछेगा, हमसे तो क्वेश्चन करवाएगा। हमसे क्या करवाएगा, क्वेश्चन करवाएगा। तो बेटा जी सब्र रखो, क्वेश्चन करवाएगा, आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे। ये मेरी आप लोगों से क्या है, क्या है, ये तो भूल गया है, ये मेरा आप लोगों से वादा है। ठीक है, अगर आप कंटिन्यूअस, अगर फलन कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो आपको भी क्या करना है, कंटिन्यूअस क्लास लेनी है। और कंटिन्यूअस क्लास अगर आप लेंगे तो ये मेरा वादा है कि आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आए। ठीक है, चलिए तो मैं बात करता हूं कि कोई भी फलन कंटिन्यूअस कब बराबर कब हो सकता है, कोई भी फलन कंटिन्यूअस कब हो सकता है। देखिए मैं कह रहा हूं संतत होने के लिए, मैं क्या कह रहा हूं, संतत, संतत होने के लिए, होने के लिए शर्त, संतत होने के लिए एक शर्त होती है बेटा, उस शर्त को अगर कोई फलन निभा रहा है तो इसका मतलब वो कैसा है, वो सर जी संतत फलन है। कौन कौन सी, वो कहता है कि बायां पक्ष सीमा, बायां पक्ष सीमा, बायां पक्ष सीमा यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए मध्य पक्ष सीमा, मध्य पक्ष सीमा यानी कि मिडिल हैंड लिमिट, मिडिल हैंड लिमिट, और ये बराबर होनी चाहिए दायां पक्ष सीमा के, दायां पक्ष सीमा के यानी कि राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अगर ये तीनों बराबर हैं, अगर किसी फलन के ये तीनों मान बराबर प्राप्त हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो फलन कैसा है, वो फलन सर जी फिर संतत है। वो फलन कैसा है बेटा जी, वो फलन क्या है, संतत है। कैसा फलन है, संतत फलन। ठीक है, आई बात समझ में, आप लोगों ने कहा बिल्कुल समझ में आई सर जी, बिल्कुल समझ में आ गई। क्या समझ में आई कि कोई भी फलन संतत फलन कब हो सकता है, तब हो सकता है सर जी जब उसकी बायां पक्ष सीमा, दायां पक्ष सीमा तथा, तथा क्या, तथा सर जी, तथा मध्य पक्ष सीमा अगर तीनों बराबर हैं तो फलन कैसा होगा, संतत होगा, अन्यथा संतत नहीं होगा, अन्यथा संतत नहीं होगा। क्लियर है, आ रही बात समझ में इतनी सी, आपने कहा बिल्कुल सर जी इतनी सी बात तो समझ में आ गई। तो सर जी बायां पक्ष सीमा और दायां पक्ष सीमा कैसे निकालेंगे, देखिए मैं कह रहा हूं सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं काई की, राइट हैंड लिमिट की, काई की बात कर लू मैं, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट यानी कि दायां पक्ष, दायां पक्ष सीमा, दायां पक्ष सीमा की मैं क्या कर लेता हूं बेटा जी, बात कर लेता हूं। और दायां पक्ष सीमा की जब मैं बात करूंगा तो मैं कहूंगा कि सर जी कोई फलन आपको दे रखा है, कोई फलन आपको दे रखा है, कौन से पे, मैं कह रहा हूं एक्स बराबर, मैं कह रहा हूं एक्स बराबर ए पर मैं कोई राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं, क्या निकल के आएगी, ये निकल के आएगी सर जी एफ ऑफ ए प्लस 0।
एफ ऑफ ए प्लस जीरो, जिस जगह पे हम फलन निकाल रहे हैं उससे जस्ट बड़े पे, भाई जिस बिंदु पे हम फलन निकाल रहे हैं उससे जस्ट बड़े पे हमें देखना है तो उस जगह पे क्या निकल के आ रही है। तो मैं इसको अगर लिमिट के रूप में लिखूं तो मैं लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो। जो यहाँ जीरो आया है वो कहाँ पहुंच जाता है, यहाँ पहुंच जाता है h में, और ये हो जाता है एफ ऑफ ए प्लस एच पहुंच जाता है। ये कौन सी सीमा हो गई आप लोगों की, ये सीमा हो गई सर जी हमारी राइट हैंड यानी दायां पक्ष सीमा हो गई। अब बात कर लें बेटा काई की, अब मैं बात कर लेता हूं बेटा काई की आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट की। आई की बात कर लूं, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि बायां बा, बायां पक्ष सीमा, बायां पक्ष सीमा की मैं बात कर लेता हूं। तो बायां पक्ष सीमा की जब मैं बात करूंगा तो मुझे काय पे निकालनी है, आप लोग कहेंगे सर जी आपको निकालनी है ये काय पे, एक्स बराबर काय पे निकालनी है, ए, ए पर ही निकालनी है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं क्या कहूंगा एफ ऑफ ए माइनस जीरो। भाई जिस बिंदु पे हमें फलन निकालना है, जिस बिंदु पे हमें फलन निकालना है उससे जस्ट छोटे पे हमें क्या करना है, निकाल के देखनी है कि लिमिट कितनी निकल के आ रही है। तो मैं कहूंगा एफ ऑफ ए माइनस एच, और इसको लिमिट के रूप में लिखूं तो मैं कहूंगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा जी, एफ ऑफ ए माइनस एच हो जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात, आप लोगों ने कहा बिल्कुल सर जी इतनी सी बात हमारी समझ में आ चुकी है, इतनी सी बात हमारी समझ में आ चुकी है। और अब तीसरी क्या निकालनी है हमें, तीसरी आप लोगों ने कहा कि सर जी तीसरी हमें निकालनी है कौन सी, तीसरी निकालनी है सर जी हमें मिडिल हैंड लिमिट। कौन सी निकालनी है, मिडिल हैंड लिमिट। तो मिडिल हैंड लिमिट तो क्या हो जाएगी, सीधी सीधी उसी जगह पे हमें क्या करना होता है, वैल्यू रख दो बस। मैं कहूं मिडिल हैंड लिमिट, मिडिल हैंड लिमिट, मिडिल हैंड लिमिट का मतलब क्या हो जाएगा, मध्य पक्ष सीमा, मध्य पक्ष सीमा क्या होगी, मध्य पक्ष सीमा क्या होगी, तो आप कहेंगे एक्स बराबर ए पर, एक्स बराबर का पे बेटा ए पर सीधा सीधा फलन का क्या निकालना है, हमें मान निकालना है। मैं कहूंगा, मैं क्या कहूंगा बेटा जी, एक्स बराबर ए पर फलन का, फलन का सीधा मान, फलन का सीधा मान ही क्या होता है सर जी, ये तो मिडिल हैंड लिमिट होती है। तो अगर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अगर तीनों वैल्यू बराबर आ रही हैं तो इसका मतलब फलन कैसा है, संतत है। फलन कैसा है, संतत है। और कंपटीशन वाले बच्चे समझ लेना, आप लोगों को कैसे देखना है, ग्राफ से देखना है। जैसे मैंने अभी बताया था साइन का ग्राफ चलता ही रहता है, कंटिन्यूअस होगा हर जगह। कॉस का ग्राफ चलता ही रहता है हर बिंदु पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। आ रही है कि नहीं बात समझ में, हेलो। तो हम काय की बात कर रहे थे बेटा जी, हम बात कर रहे थे कंटिन्यूटी की। तो ये होती है आपकी कंटिन्यूटी, क्या होती है बेटा जी, कंटिन्यूटी। चलिए एक बार नोट करिएगा इसको, चलिए करिएगा एक बार नोट। हो गया बेटा, हो गया जी।
चलें आगे। आप लोगों ने कहा बिल्कुल चलिए सर। मैंने कहा चलते हैं, वही चीज है। चलिए, ये तो हमने काय की बात कर ली। ये हमने बात कर ली बेटा जी अपनी कंटिन्यूटी की, कि कौन सा फलन कब और किस बिंदु पर कैसा हो, संतत हो, उसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। अब जैसे ही हमने संततता की बात की, तो संततता की बात करने के लिए, संततता की बात करने के पश्चात हम काय की बात करेंगे? हम बात करेंगे सर जी अब अवकलनीयता की। काय की बात कर रहे होंगे हम? अवकलनीयता की। कौन सा फलन किस बिंदु पर अवकलनीय होगा? कौन सा फलन किस बिंदु पर अवकलनीय होगा? तो मैं बात करूं, मैं कहूंगा अवकलनीयता, अवकलनीयता, अवकलनीयता की शर्त। अवकलनीयता की शर्त क्या होती है सर जी? कुछ नहीं बेटा जी, शर्त होती है कि बाएं पक्ष का जो अवकलज होगा वही होना चाहिए दाएं पक्ष का अवकलज। तो मैं यहां से कहूंगा, मैं यहां से कहूंगा कि बायां पक्ष अवकलज, बायां पक्ष अवकलज, बायां पक्ष अवकलज, यानी कि क्या हो जाएगा बेटा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए दायां पक्ष अवकलज, दायां पक्ष अवकलज, यानी कि राइट हैंड, राइट हैंड डेरिवेटिव। बायां पक्ष अवकलज और दायां पक्ष अवकलज जब बराबर हो जाएंगे तो हम क्या कहेंगे कि फलन कैसा है? तो मुस्कुराते हुए आप जवाब दे रहे होंगे कि सर जी फलन कैसा है? फलन सर जी अवकलनीय। कैसा फलन है? अवकलनीय फलन। आ रही है बात समझ में इतनी सी? अब सर जी क्या, जिस प्रकार से लिमिट हमने निकाली थी, जिस प्रकार से लिमिट हमने निकाली थी, क्या उसी प्रकार से अवकलनीयता निकालेंगे? क्या उसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे? ना मुन्ना, ना। करना क्या है? इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। और 11th क्लास में अगर आपने प्रथम सिद्धांत से अवकलन पढ़े हों, प्रथम सिद्धांत से अवकलन अगर पढ़े होंगे, तो ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को अवश्य आता हो। कौन सा होता है सर जी? एक बार हमें बता दीजिए। बिल्कुल बेटा जी, एक बार हम आपको अवश्य बताएंगे। देखिए क्या होता है। मैं यहां से कहूंगा, मैं यहां से क्या कह दूंगा बेटा? मैं कह दूंगा यहां से राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे बेटा? राइट हैंड डेरिवेटिव। इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूं, राइट हैंड ऑफ एफ डैश ए, राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश ए बराबर क्या होता है सर जी? कुछ नहीं, सीधी सी बात है, एफ ऑफ ए प्लस एच। क्या होना चाहिए? एफ ऑफ ए प्लस एच। अच्छा लिमिट भी लगानी है, क्षमा, क्या लगाएंगे? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? एच। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा जी? एच हो जाएगा। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा जी? डिवाइडेड बाई एच हो जाएगा। ये आपकी क्या होती है? ये होती है सर जी अपने पास में, ये होती है सर जी अपने पास में कौन सी? राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला। आई के लिए बेटा जी राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला। तो सर जी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए, सर जी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या होगा? तो मैंने कहा कुछ नहीं बेटा जी, बड़ा सिंपल सा होगा। देखिए मैं कहूँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्या होगा? मैं इसको बोल दूंगा एल, एल ऑफ एफ डैश ई इज इक्वल टू कितना आएगा? ये आएगा लिमिट
h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह पे ए माइनस एच, माइनस हो जाएगा एफ ऑफ ए, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा माइनस के एच। बस इतना सा अंतर होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। क्लियर है इतनी सी बात? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? आप लोगों ने कहा सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आ रहा है एक फॉर्मूला डायरेक्टली, और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर ये कंडीशन होगी तो क्या होगा, अगर ये कंडीशन होगी तो क्या होगा, सुनिए। यहां से मैं बात कर लेता हूं एक नोट के रूप में, नोट के रूप में मैं बात कर लेता हूं। और नोट के रूप में मैं क्या बात करूंगा, नोट के रूप में मैं बात करूंगा कि यदि यदि एफ डैश ऑफ ए निकाल रहे हो आप, क्या निकाल रहे हो बेटा जी, एफ डैश, एफ डैश ऑफ ए अगर आप निकाल रहे हो तो ध्यान रखें जो फलन आपको दे रखा है, जो फलन आपको दे रखा है, यानी आपको दे रखा है एफ ऑफ एक्स माइनस जिस बिंदु पे निकालना है वो एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, अगर कैसा आ जाए फाइनाइट आ जाए, कैसा आ जाए फाइनाइट आ जाए, कैसा आ जाए फाइनाइट, फाइनाइट तो तो फलन, तो फलन x बराबर a पर, x बराबर a पर कैसा होगा, संतत होगा, संतत होगा। और ये बात समझ में, तो डायरेक्टली आप इससे भी निकाल सकते हैं, कैसा आ जाए फाइनाइट आ जाए, ऐसे फाइनाइट मतलब निश्चित मान आ जाए, है ना। एक तो होता है अनंत, और अनंत यानी अपरिभाषित, और एक होता है परिभाषित। अगर परिभाषित मान आ जाए तो आप कहेंगे कि फलन कैसा होगा, अवकलनीय। कैसा होगा बेटा जी, अवकलनीय फलन हमारे पास होगा। क्लियर है? तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो भी फलन कैसा होगा, अवकलनीय। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? आप लोगों ने कहा सर जी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो ये मैंने आप लोगों को आज सिर्फ एक बेसिक नॉलेज दी है कि कोई भी फलन कब संतत हो सकता है और कब अवकलनीय हो सकता है, कब संतत नहीं हो सकता और कब अवकलनीय नहीं हो सकता। अरे बात समझ में क्लियर है? चलिए आज पहली क्लास है और समय भी थोड़ा सा अभाव है, तो इसीलिए आज सिर्फ इतना ही रखेंगे। कल इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, डायरेक्टली भी ये बताएंगे, जैसे कंपटीशन वाले बच्चे हैं उनको ये भी बताएंगे कि कौन सा फलन कभी भी संतत हो ही नहीं सकता, कौन सा फलन कभी भी असंतत नहीं हो सकता, मतलब किस वैल्यू पे संतत होगा हमेशा, किस वैल्यू पे असंतत होगा हमेशा। इन सारी चीजों के बारे में डायरेक्टली कुछ पॉइंट में आप लोगों को लिखाऊंगा, लेकिन वो कराएंगे आप लोगों को कल, और उसके बाद कल ही हम स्टार्ट करा देंगे अपनी एक्सरसाइज। ठीक है? तो वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों को पता ही क्या करना है, लाइक करनी है और लोगों के पास शेयर करनी है, और ज्यादा से ज्यादा क्या करनी है, सब्सक्राइब करनी है। ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं सेम टाइम। धन्यवाद।